सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ पंच के खुसूसी इलेक्शन प्रोग्राम के साथ आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब फैसले का दिन आ चुका है, दरमियान में सिर्फ एक रोज़ बाकी है और अब से चंद घंटों बाद यानी आज रात 12 बजे तमाम सियासी जमातों की इलेक्शन कैंपेन्स भी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद कोई सियासी जलसा नहीं हो सकेगा। उसके बाद लोगों को ये नहीं बताया जा सकेगा कि आपने हमें वोट क्यों और किस बुनियाद पर देना है, क्योंकि पिछले 2-3 माह में बड़े भरपूर तरीके से तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी कैंपेन्स चलाई, अपने अपने पैगामात लोगों तक पहुँचाए, अपने अपने मंशूर लोगों से शेयर किए। और अब वक्त है फैसले का। अब 8 फरवरी को लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने किसको और क्यों वोट देना है। एब्सोल्युटली। और इस सारे सिचुएशन में हमने देखा कि जो इंतखाबी मुहिम थी, इस पे भी एक सवाल उठ रहा था कि किस जमात की जानिब से इंतखाबी मुहिम सबसे अच्छे तरीके से चलाई गई। लेकिन अगेन हमने अरबाब एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी, वो वही वाली वादे जो इंतखाबी मुहिम में किए जाते हैं। अनरियलिस्टिक किस्म के मैनिफेस्टो सामने आते हैं, मजदूर कार्ड देने की बातें हुई, लेकिन रोटी 4 रुपये 5 रुपये करने की बातें भी हुई। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि जो हमारी इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसको देखते हुए जो हमारी जितनी भी जमातें हैं, सियासी जमातें, क्या उनके मैनिफेस्टो रियलिस्टिक हैं या नहीं है? क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं पाकिस्तान पर दबाव है सब्सिडीज़ को ख़त्म करने का। तो अब सारी सिचुएशन में जो ये रिलीफ देने की बातें हो रही हैं कि हम हुकूमत में आएंगे तो रिलीफ मिलेगा, तो ये सारी सिचुएशन में कैसे मुमकिन है, ये आज का हम सवाल लेकर बिल्कुल और तमाम पैनलिस्ट के सामने अपना ये सवाल रखेंगे कि हर सियासी जमात का फोकस ये है कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया जाए। अब ऐलानात तो हो रहे हैं, मंशूर में पॉइंट्स तो शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अमली प्लान किसी ने नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की, तनख्वाहें डबल करने की बात की, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं बताया। मुस्लिम लीग नून ने भी मुख्तलिफ अंदाज से यही बात की, अंदाज मुख्तलिफ था। उन्होंने रोटी सस्ती करने की बात कर दी, 25 से 5 रुपए पर लाएंगे। कैसे लाएंगे अब ये अपने पैनलिस्ट से जानते हैं, क्योंकि इन सियासी जमातों ने तो हमें कुछ बताया नहीं है। चलें पैनलिस्ट का तारुफ करवा देते हैं। जनाब हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर दानिश और उनके साथ साथ नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगे, जबकि शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे कोयटा से। असद निज़ामी हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे ये सवाल लेकर कि ये जो अभी सारी सिचुएशन है, पाकिस्तान पर एक दबाव है IMF की जानिब से सब्सिडीज़ ख़त्म करने का, इस सारी सूरत हाल में ये जो इतने वादे किए जा रहे हैं किस तरह से मुमकिन होंगे? डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं आप? सवाल तो आपका ये है कि आने वाली हुकूमत को मुआशी क्या क्या चैलेंजेस हैं और वो जो सब्सिडी का पॉइंट है। देखिए सब्सिडी तो सबसे थोड़ा सा इसके बारे में ये बता दें कि सब्सिडी जो है वो हुकूमत जो है वो रियायत देती है मुआशी शोबे को, इदारों को और इसी तरीके से आवाम को, और जो तजारत कर रहे होते हैं उनको। और ये सब्सिडी नक़द रकम की सूरत में भी दी जाती है, ये सब्सिडी आपके कर्ज़े माफ़ करके भी दी जाती है, ये सब्सिडी कर्ज़े में रियायत करके भी दी जाती है, और ये सब्सिडी जो है वो बिला सूद कर्ज़ा भी दिया जाता है। तो मैं थोड़ी सी आपके व्यूवर्स की इत्तला के लिए दे दूं कि इमरान खान साहब के ज़माने में 2 अरब 90 करोड़ की सब्सिडी दी गई और इसमें 70% जो सब्सिडी थी वो पावर एरिया में थी। अब रही बात कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मौजूदा हुकूमत जो जिस तरह बन रही है, एक चूचू का मुरब्बा नज़र आएगा आपको, और उसको सबसे पहले जो उसका होगा वो होगा कि क्या वो हुकूमत जो चूचू का मुरब्बा होगी वो काम कर सकेगी इतने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के, और उनकी अलग मैनिफेस्टो के साथ ब्लैकमेलिंग होगी, जैसे कि हमने 2000 शहबाज शरीफ की हुकूमत में देखा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट उनको फेस करना पड़ेगा वो IMF प्रोग्राम है कि IMF प्रोग्राम को क्या वो कर सकेंगे जो वादे करते हुए वो आ रहे हैं मौजूदा मुआशी सूरत हाल में। इसी तरह तजारती खसारा उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। इस वक्त जो आपके 21 अरब 30 करोड़ का तकरीबन तजारती खसारा आ रहा है, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा कह रहे हैं। अच्छा, मुल्की कर्जा जो इस वक्त है तकरीबन 60,000 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है, ये बहुत बड़ा उनके मसला है। गर्दिशी कर्जा जो कि 5,734 अरब है, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा। डॉलर का जो इस्तेहकाम था पिछले दिनों आपने देखा 20% वो गिरा है, उसको इस्तेहकाम रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एनर्जी क्राइसिस है,
टैक्स का कलेक्शन बहुत बड़ा उनके लिए होगा। बढ़ती हुई आबादी और उसी लिहाज से अफराते ज़र, इस वक्त अफराते ज़र 39.18 है और बैरूनी कर्जा जीडीपी का 36.5 है। शरह सूद जो स्टेट बैंक के हवाले से 22 है। करेंसी जो है 20% मैंने जैसे कहा गिरी है। महंगाई इस वक्त 42 से 47% लोग कह रहे हैं। खते गुर्बत से इस वक्त लोग 40% से ज़्यादा हैं। अब आप ये बताइए कि इस मौके पर पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, उस सूरत हाल में ये इन चीज़ों को इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो दूसरे चैलेंजेस आएंगे वो दहशतगर्दी भी है और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा वो सियासी इस्तेहकाम ला सकेंगे, क्योंकि मईशत का बराह रास्त ताल्लुक जो है सियासी इस्तेहकाम से है। तो मुझे ये कहीं किसी के मंशूर में ये नहीं मिला कि रोड मैप क्या होगा, और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं और उस चैलेंजेस के हवाले से इन्होंने कोई होमवर्क किया हुआ है ना। ये वो 2002 है, ना ये 2008 है, ना ये 2013 है, ना ये 2018 है, ये 17 है, और कि आप उसको इससे कंपैरिजन करें। इस वक्त जिस तरह मैंने चंद चीज़ें आपके सामने रखी हैं उसमें ये अहम तरीन चीज़ें हैं जो मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंजेस बनेगा। और मैं नहीं समझता जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से सियासी जमातों की मैच्योरिटी नज़र आ रही है, जिस तरह उनका अंदाज नज़र आ रहा है, जिस तरह उनकी मैनिफेस्टो देख रहे हैं, जिस तरह उनके नारे देख रहे हैं, जिन तरह उनकी धमकियाँ देख रहे हैं, जिस तरह उनकी लड़ाई देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन 8 फरवरी का इलेक्शन जब होगा उसके पास शायद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम एक बहुत बड़ा मसला होगा। और उसके साथ साथ ये तमाम मुआशी इंडिकेशन जो मैंने दिया है, जो मेरी समझ में है एज ए तालिब इल्म, ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी ज़बरदस्त आपने रिसर्च बेस से फैक्ट्स जो शेयर किए हैं, इसी पर हम ज़रा लगाई साहब का ही पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि लगाई साहब हर एक सियासी जमात ने बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए हैं। कोई 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, कोई तनख्वाहें डबल कर रहा है, कोई 200 यूनिट फ्री दे रहा है, कोई रोटी 25 से 5 रुपए की कर रहा है। अमली तौर पर यह मुमकिन कैसे हो सकेगा? जो डॉक्टर साहब ने सारे फिगर्स शेयर किए, क्या इन सियासी जमातों के थिंक टैंक्स के पास जो मंशूर कमेटीज़ थी, क्या उनके सामने फिगर्स मौजूद नहीं थे? उन्होंने गौर नहीं किया कि ये सारे फिगर्स सामने होते हुए मुमकिन ही नहीं है कि ये सब हो सके? देखें, डॉक्टर साहब सिर्फ एंकर नहीं हैं, स्कॉलर हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और चीज़ों को शुक्रिया बड़े जचे तुले अंदाज में पेश करते हैं। और हमें इस बात की खुशी होती है कि एक माशियात के आइनी मामलात के एक माहिर के तौर पर हमारे साथ होते हैं और हमारी रहनुमाई कर रहे होते हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ा, हमारे इदारे के लिए भी और हमारे लिए एक बड़ा सासा है। इनकी दोस्ती हमारे लिए एक सरमाया है। पहली बात यह है कि सब्सिडी से इन्होंने शुरू की बात। सब्सिडी जो है वो आम आदमी को सब्सिडी नहीं मिलती है। वो सूरत हाल अगर ऐसी होती कि हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा होता और हम कहते कि जो शख्स दूध के एक डब्बे पर, जो शख्स वो जो बच्चे को सिरलैक ले रहा है, जो उसके खाने के लिए कोई चीज़ ले रहा है, अगर उसके डब्बे के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो हम कहते हैं कि जनाब देखो लोग तो टैक्स नहीं देते हैं। वो हर आदमी आपके टैक्स नेट में है कि एक एक चीज़ जो वो ख़रीद रहा है उसके ऊपर आपका टैक्स मौजूद है। आप डायरेक्ट टैक्स करके उसके ऊपर लें और उसको बताएंगे जनाब मैं आपसे डायरेक्ट टैक्स लगाऊंगा, तो आदमी को पता चलेगा कि जितना वो कमाता है उससे ज़्यादा वो टैक्स दे रहा है। एक बात है। और लोगों के साथ डायरेक्ट, और फिर टैक्स का जो मैकेनिज़्म है वो इतना ख़तरनाक, नाकाम, पाकिस्तान के अवाम के लिए सुहाने रूह है कि टैक्स के मैकेनिज़्म को अगर आप ठीक नहीं करते, इस रियासत को इस मैकेनिज़्म के साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात यह है कि जो टैक्स दिया जाता, जो टैक्स सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी कहाँ दी गई है? सब्सिडी दी गई जनाब चीनी माफिया को, सब्सिडी दी गई आटा माफिया को, सब्सिडी दी गई ऑटो गाड़ियों को संभल करने वालों को सब्सिडी दी गई। सब्सिडी कहाँ दी गई? उस शख्स को जिसको खाद पर चाहिए थी, जिसको बीज पर चाहिए थी। आप एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रेरियन सोसाइटी के आदमी को सब्सिडी, उस पर टैक्स लगाएं। मैं नहीं कहता हूँ जनाब वो टैक्स उससे ना लें, आप टैक्स लें। और टैक्स वो देता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ट्रैक्टर पर टैक्स देता है,
मशीनरी पर टैक्स देता है, वो आबियाना देता है, वो मालिया देता है, वो ठेका देता है, वो आपका चौकीदारा देता है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्स वो देता है। उसके बावजूद इनकम टैक्स जो है वो आप उससे ज़रूर लें, लेकिन सवाल ये है कि आपने जिस तरह से उस आप जो खाद वज़ा करते हैं, उस खाद जिस कीमत पर आप उसको फराहम करते हैं, वो उसमें तो वो आपको काश्तकारी करके नहीं दे सकता। वो उससे तो प्रोडक्शन हासिल करके आप उससे तवक्को नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को खुद कफालत की मंजिल तक ले जाएगा। ये बहुत दूर है उस बात की। और हमारी सियासी लीडरशिप जो है उसने इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। और जैसे आप कह रहे हैं कि 25 रुपये से 5 रुपये तक रोटी ले आऊँगा, तो क्या करेंगे आप? यानी आप गंदम का, पाकिस्तान में गंदम की काश्त को ख़त्म कर देंगे या गंदम की काश्त बढ़ाएंगे? अब किसान को आप जो है उसको देखेंगे या नहीं देखेंगे, किसान काश्त क्या कर रहा है? अगर किसान को यह पता चले कि मेरी गंदम जो है मैंने इस पर 3000 लगाए हैं और इससे मुझे वापसी में 2000 भी नहीं मिलने, 1000 भी नहीं मिलना है, तो वह गंदम क्यों काश्त करेगा? आटा इंपोर्ट हो रहा है सर अभी। यही सूरत हाल है, यही सूरत हाल है। एक ऐसी एग्रेरियन सोसाइटी जो पूरी दुनिया का फूड बास्केट था ये पाकिस्तान, यही इलाका, यही 5 दरियाओं के, एक ज़माने में शायद कई सदियों पहले 7 दरिया रहे होंगे, लेकिन 5 दरिया, हमने उनमें से भी 3 दरिया बेच डाले। हम फयाद लोग हैं, बादशाह लोग हैं, बादशाह लोग हैं, हम दरिया बेच डालते हैं। और हम उसके बाद जो है हम इस फूड बास्केट को इतना ख़राब कर चुके हैं कि सऊदी अरब गंदम एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता है। ये है हमारी बदनसीबी, ये हमारी सूरत हाल। हमारे पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान खुद कफील पूरी दुनिया को खिलाता था, यही खिता दुनिया की 40% GDP, आलमी GDP का 40% से ज़्यादा इस खिते का था, यहाँ का था। ठीक, इसको सारे लोगों ने लिखा है। दुनिया के जितने भी माहिरीन माशियात, बड़े बड़े माहिरीन माशियात हैं, जिन लोगों ने ये इनकलाब का भी फलसफा दिया, कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि पंजाब में और ये इस खिते में जहाँ पाकिस्तान बना है, यहाँ कैसे एग्रेरियन बेस कितनी ताकतवर है और यहाँ पर एग्रीकल्चर जमीन, नहरी, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम होने के बावजूद हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम काश्तकार को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं है कि हमारा इंडस्ट्री बेस नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री बेस होना चाहिए, फिर लगा क्यों नहीं रहे हैं आप? आपने मोटरवे बना दी जी, और मोटरवे के साथ आपने 10 किलोमीटर पर आपने इंडस्ट्री लगानी थी, वो नहीं लगाई सर। आप उस तरह बढ़े नहीं। अभी भी मोटरवे लगाने की बातें हो रही हैं। फैसलाबाद वालों से मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम में अपने जलसे में बार बार पूछ रहे थे कितनी मोटरवेज चाहिए, 4 कहते तो 4 बना देंगे, अगर आप नहीं भी कहेंगे तब भी हम बना देंगे। एहतशाम साहब, सवाल आपसे ये है कि जब हमने देखा कि PTI की गवर्नमेंट आई, उस वक्त में ये कहा गया कि 100 दिनों में इस तरीके से रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, फिर उस पर बड़ी तनकीद भी हुई, 100 दिनों में वादे पूरे ना हो सके, फिर वही माजी की हुकूमत पर मलबा डाल दिया गया कि भाई बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी। PTM का हमने देखा, उनका इत्तेहाद आया जब इक़्तिदार में, उनकी जानिब से भी माजी की हुकूमत यानी PTI पर यह मलबा डाल दिया गया कि बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं और मुश्किल फैसले करने का वक्त आ चुका है। तो अब फिर हम देख रहे हैं, चूँकि अभी वापस आए और वही सियासतदान अब जब मैनिफेस्टो अपना पेश कर रहे हैं, तो वो रिलीफ की बातें कैसे कर सकते हैं जब वो सारी इकोनॉमी की सारी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं? जी एहतशाम साहब, माजत के साथ अब आप PTI की हुकूमत को आप देख लें, आपने याद होगा कि बानी PTI एक बात कहते थकते नहीं थे कि पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने 10 बरसों में इतना कर्जा लिया कि 60 बरसों में नहीं लिया गया। वो कहते थे कि 10,000 अरब का कर्जा लिया। आपको पता है PTI ने 14,500 अरब से ज़्यादा कर्जा लिया 3 सालों में। बात सिंपल सी ये है कि अभी आप देख लें, ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने जितना कर्जा ले लिया, लोग हैरान है कि कैसे पूरा होगा। देखिए, 2 चीज़ें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं कि ये सिर्फ इस वक्त नारेबाजी है। आप देख लें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग कह रहे हैं, उन इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आप तो ना जनाब 300 क्या बिजली फ्री दे सकते हैं यूनिट, और ना ही तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं। जैसे पीपल्स पार्टी कहती है जी 50% कर देंगे, बढ़ा देंगे तनख्वाहें। देखें, बात मानने वाली है कि पीपल्स पार्टी ने 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई हैं 135% के करीब, वो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त अरबाब और आमना आप ज़हन में रखिएगा कि कोई कुशन अवेलेबल नहीं है। हमने 2007 अगले 24 के बाद भी एक प्रोग्राम में जाना IMF के, और 6 से 8 बिलियन हमें फौरी तौर पे चाहिए। तो ये करने के लिए सब्सिडी सिर्फ एक बात पे वो माने हैं कि जी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप जारी रखेंगे, बाकी जितनी सब्सिडीज़ हैं आप उनको ख़त्म कर देंगे। अभी आप देख लें, इस वक्त जो हो चुका है कि
अब 1.5-2 सालों में, बल्कि अगर पिछले 3 साल भी इनके PTI के लगाए जाएँ तो ये तकरीबन 55% बिजली बढ़ी है और 1100% जो है ना वो आपकी गैस की कीमतें बढ़ी हैं। लिहाजा कोई कुशन हुकूमत के पास है ही नहीं है कि किसी को दिया जा सके। अब आने के बाद क्या होगा? अब ज़ाहिर है ख़जाना खाली है। जिस अंदाज से आप देख लें, अभी पिछले 3-4 महीने में तो बेहतरी आई है, जो आपकी FBR की अपना इनकम बढ़ी है, जो हमने देखा रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं हुआ, रेवेन्यू कुछ बढ़ा है। लेकिन सवाल ये कि टैक्स टू GDP रेशो आमतौर पे कहा जा रहा है कि ये जब तक 16 से 17% नहीं होगा हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। इस वक्त ये डबल डिजिट में क्लेम करते हैं 9-9.5% है। बाकी रीजन में देख लें, बांग्लादेश हमसे आ गया, श्रीलंका आ गया, इंडिया तो बहुत आ गया। अब सवाल ये है कि जी इन हालात में हमें क्या करने की ज़रूरत है। देखें, एक तरफ इशारा किया गया, अभी लगारी साहब भी बात कर रहे थे, असल हकीकत इस वक्त यही है कि जब तक आप FBR को आप नहीं ठीक करेंगे, अभी आप देख लें 3000 FBR के लोगों ने आमना उन्होंने। ठीक है एहतिशाम साहब, ये पॉइंट आपका आ भी गया, ब्रेक के बाद हम इस पर ज़रा मजीद भी डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा हम यहाँ पर अभी ब्रेक लेने जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी हमारे साथ मोमेंट में, उनका कमेंट नहीं आ सका, लेकिन ब्रेक के फौरी बाद शहजादा साहब के सामने इकोनॉमी के चैलेंजेस रखेंगे और उस पर उनकी राय भी जानेंगे। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी हो सारी है, और जो बात हम कर रहे थे कि इस वक्त जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करना है। क्योंकि हमने देखा कि पिछले चंद माह में भी जो सारी सिचुएशन थी, निगरान सेटअप के आने के बाद अनडाउटेडली थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर मिला, लेकिन फिर भी वो हम वही बात करेंगे अरबाब, वो फॉर द टाइम बीइंग है, क्योंकि आगे हमने IMF प्रोग्राम में भी जाना है, शराइत बड़ी कड़ी हैं जिनको पूरा करना होगा। तो जिस तरह से हम बात करते हैं, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एहतिशाम साहब की जानिब हम बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो एहतिशाम साहब अपना नुक्ता भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा और साथ ही सवाल भी ले लीजिएगा कि अभी जैसी हुकूमत आएगी उसको अगले बजट की भी तैयारी करनी है, उसको IMF के साथ भी डील करना है, चूँकि ज़ाहिर है एक और रिव्यू बाकी है और 3rd इंस्टॉलमेंट आनी है और फिर नया IMF प्रोग्राम। तो ये ओवरऑल कितना बड़ा चैलेंज आपको आने वाली हुकूमत को लेकर नजर आ रहा है इकोनॉमिक वाइज? देखिए अरबाब, जो चीज़ें हासिल कर चुके थे हम उस पर भी हम वापस चलेंगे। मसलन ये आप देख लें, 16 माह में हमारी एक्सपोर्ट जो है $2 बिलियन की कम हुई है और $2 बिलियन की हमारी रेमिटेंस कम हुई है। $4 बिलियन बैठे बिठाए हमारे चले गए। हम $3 बिलियन के लिए रो रहे थे जो अब प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने जा रहा है IMF के साथ। तो ये लम्हा फ़िक्री है कि ये क्या वजह है हमारी। देखें ना, वो एक्सपोर्ट वो एक मुद्दत से $32 बिलियन पे खड़ी है, इंपोर्ट्स हमारी $70 बिलियन की है। देखें, इस वक्त सवाल सबसे बड़ा सोल्यूशन की बात है, जो वायबल सोल्यूशन है वो क्या है कि देख लें, पाकिस्तान में जो ट्रेडर्स हैं, छोटे ट्रेडर्स उनको कहा जाता है, वो 45,000 हैं आमना, उसमें से 5,000 लोग सिर्फ टैक्स। अभी ये 30,000 से 30 लाख से 50 लाख हमारे तादाद हो गई है अपना, जो हुकूमत समझती है कि पोटेंशियल टैक्स पेयर हो सकते हैं और जो इनकम टैक्स रिटर्न जिनको फाइल करनी चाहिए। अगली हुकूमत जो आने वाली है उसका सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि भाई जो टैक्स लोग नहीं दे रहे, आप पोटेंशियल टैक्स देने वाले हैं, उनसे आप टैक्स लें। एक तो ट्रेडर से लेना है, दूसरा एक मुद्दत से बहस हो रही है इस मुल्क में कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है ना उस पर टैक्स नहीं आ रहा। अभी देख लें, मुझे याद आ रहा है लेट डॉक्टर महबूबा केटीज में कहा करते थे 600 बिलियन रुपया जो है ये लैंडेड जेंट्री बड़े बड़े ज़राअत करने वाले कमाते हैं, $2 बिलियन नहीं देते। तो मेरा ख्याल है मेथड टू द मैडनेस वहाँ से आप लें, सर्विस सेक्टर को ब्रॉडन करें, तब जाके आप थोड़ी सी चीज़ें ठीक करेंगे। आबादी जिस अंदाज से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, तकरीबन 25 करोड़ आबादी हमारी हो चुकी है और खाने वाले मुंह इतने ज़्यादा हैं। एक ये काम करने वाला है और दूसरा ये गैर ज़रूरी सब्सिडी जिसका जिक्र हो रहा है। अभी देख लें, अब मुझे बताएं, जहांगीर तरीन साहब को बाकी लोगों को सब्सिडी दी गई, वो जब चीनी की $2 बिलियन बैठ बैठाए घर में चला गया। 54 करोड़ रुपया सिर्फ जो है ना वो इनको मिला था जहांगीर तरीन साहब को। अब सवाल ये है कि जी कोई तरीका तय नहीं हो रहा कि IMF से बैठ के बात करें कि भी जो हमारी जो 40 करोड़ की आबादी, वो जो अपना 40% हमारी आबादी जो है ना वो खत्ता है गुर्बत से नीचे जा चुकी है, उसको बचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। कोई निगोशिएट करे कि भाई ये जो हमारी वनरेबल क्लासेज हैं इनको थोड़ी बहुत जो रियायत देने की ज़रूरत है वो की जाए, अगले प्रोग्राम में जाने से पहले ये किया जाए। अब बिजली है या जो आप पैसा दे सकते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाने की बात हो रही, वो करें। ट्रेडर्स जो है ना उनको टैक्स रेट में लाया जाए, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए, सर्विस सेक्टर को बढ़ाया जाए। ये वो काम है आमना अरबाब जो हो सकते हैं, जिस पे बड़े अरसे तक काम हो रहा है, लेकिन माफियाज हैं वो होने नहीं देते। अभी आप देख लें ट्रेडर्स कम्युनिटी करती क्या है, पिछले 20 साल से उनसे कहा जा रहा है कि आप टैक्स दें, वो कहते नहीं देंगे।
यानी फिक्स टैक्स रखा गया, वो भी उन्होंने इस गवर्नमेंट ने पिछली ने माफ़ कर दिया, ये कह के कि वो कहते जी हम सड़कों पे आ जाएंगे, शटर डाउन कर देंगे, हुकूमत कहती है लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा। जो भी नई हुकूमत आ रही है उसको बड़ा वाज़ेह तौर पर फैसला करना पड़ेगा कि इस मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर चलाना है कि नहीं चलाना। कब तक हम बैगिंग बाउल लेके चलेंगे? ये एक ही तरीका है कि FBR को वाइबल किया जाए, जो पोटेंशियल टैक्स के लोग हमारे सेक्टर हैं उनसे टैक्स लिया जाए, तब जाके बात बनेगी। सर सोल्यूशंस आपने बड़े अच्छे बताएं, और जिस तरह से आपने मुआशी चैलेंजेस की जानिब भी नज़र हमारी डालने की कोशिश की, रोशनी डालने की कोशिश की। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, एक तो अगेन वही कि मुआशी चैलेंजेस आप किस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो केपेबल है काउंटर करने के लिए जो अभी हमारे मुआशी चैलेंजेस हैं, या जो किसी के पास आप समझते हैं कोई सोल्यूशन है इन मसाइल का? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे पैनलिस्ट ने बता दिया, तफसील से बता दिया कि ये मुश्किलात हैं, ये चीज़ें। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ नारे हैं इनके आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए, और होता है PTI ने भी यही किया, उससे पहले पीपल्स पार्टी, उसके बाद जो है वो नून लीग, पहले भी कुछ ना कुछ डिलीवर ज़रूर किया, लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे। आज मुल्क के हालात किसी और नहज में है। दहशतगर्दी के लिए आप इतना पैसा खर्च करते हैं, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इतना पैसा आपको मज़ीद चाहिए भी है, और ये आपके वो हैं एक्सपेंडिचर आपके गवर्नमेंट लेवल पर कितने वो हैं, आप ये देख लें। यहाँ आपके PIA खसारे में जा रहा है, आपका रेलवे खसारे में जा रहा है। सब्सिडी असल में है क्या? सब्सिडी देते हैं किसके नाम पर? कि जैसे एग्रीकल्चर में जी हमने देना है, उनको आम आदमी को देना है। चीनी अगर महंगी हो जाएगी तो लोग परेशान हो जाएंगे, तो सब्सिडाइज रेट आप सब्सिडी दें इस इंडस्ट्री को। शुगर वो लेते हैं, आगे उसको ट्रांसफ़र करते नहीं है, वो सारा कुछ जो है वो खुद उससे फ़ायदा उठाता है। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा ओवर बुक होती हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग वो हैं, वो कहते हैं कि बाहर से इम्पोर्ट कर दें, लोगों को जो है लोगों को रिलीफ मिलेगा। बाहर से जो है वो लाखों की गाड़ियाँ ले लेते हैं, वो इम्पोर्ट करने वाले इम्पोर्टर्स लाते हैं। फ़ायदा किसको होता है? इशराफिया को होता है, वो आगे जाता नहीं है। जो फ़ायदा है वो ट्रिकल डाउन नहीं होता। असल मसला ये है, और मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी हो जो उन्होंने कह दिया, एक तरफ इतना प्रेशर आप पर है और आप कह रहे हैं कि जी हम जो है 300 यूनिट जो है वो बिल्कुल ठीक कहा हमारे पैनलिस्ट ने कि क्या रोड मैप क्या है इनके पास। रोड मैप जब तक ये नहीं करेंगे, रोड मैप है ही नहीं। उन्होंने जो इनके लोग हैं उन्होंने कहा वादे कर लें, एक दफ़ा आप गवर्नमेंट में आ गए उसके बाद फिर हम जाके अरब ममालिक उनसे जो है कुछ ना कुछ जो है उनको ले लेंगे, ग्रांट ले लेंगे। उधर चाइना को जो है वो मजीद जो है हम कुछ उनको कहेंगे कि कुछ ना कुछ जो है वो कोई ऐसे इकदाम करें कि जिससे हम। और शहसा अभी चाइना ने किए भी 23 मार्च को जो उनको $2 अरब हमें वापस करने थे, वो उन्होंने अभी फिलहाल उसको रोल ओवर कर दिया। एक माह पहले हमने UAE के $2 अरब रोल ओवर होते देखे, तो अभी तक हम रोल ओवर्स पर ही चल रहे हैं। अरबाब सुने ना, देखें पैसे तो उन्होंने देने हैं, ज़्यादा ज़्यादा रोल ओवर कर देंगे ना, देने तो आपने हैं ना। आपको ये वो नहीं है कि वो राइट ऑफ कर दें, ये तो हो नहीं सकता, आपने देने हैं। अब मुझे ये लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जब तक सर जोड़ के ना बैठें इस नेक नियति से कि इस मुल्क को हमने इस क्राइसिस से निकालना है, और वरना अदरवाइज अपने खर्चे भी कम करें। ये नहीं है खुद जो है वो 40-40 गाड़ियों में 30-30 गाड़ियों में फिरें। उनका एक वजीर जो है वो 15 गाड़ी लेके फिरता है, स्टेट के एक्सपेंस पे जो है वो सारा कुछ अपने खर्चे चलाता है, अपना किचन चलाता है, और वो लोगों को कहें कि आप टैक्स दें। ये हो नहीं सकता। लोग यही कहते हैं, लोग कहते हैं हम टैक्स देंगे, क्या ये टैक्स वापस हम पर खर्च होगा, हमारे वेलफेयर के लिए खर्च होगा या नहीं होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लोगों को आपने यकीन दिलाना है कि हम आपको टैक्स, बिल्कुल आप टैक्स दें, आपका पैसा जो टैक्स हम लेंगे ये आप पर खर्च होगा, आपके वेलफेयर के लिए खर्च होगा, आप एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए खर्च होगा, लाइव स्टॉक को प्रमोट करने के लिए खर्च होगा, फिशरीज़ को प्रमोट करने के लिए, माइनिंग के प्रमोट करने के लिए खर्च होगा। ये वो सेक्टर्स हैं जो आपको रिटर्न आ सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कहाँ से रिटर्न होगी? बिल्कुल ठीक है, बड़े पर्टिनेंट आपने भी पॉइंट्स रेज किए हैं, और जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट की एक राय भी सामने आ चुकी है जो मुआशी चैलेंजेस के हवाले से, और जो सियासी हमारी जमातें हैं उनकी जो इंतखाबी मुहिम हमने देखा जो उसमें मैनिफेस्टो थे वो
वो कितने हो सकते हैं, आगे जाके कितनी चीज़ों पर काम होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इस सारे इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा हमने शोर मचा हुआ सुना अरबाब, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से था। हर सियासी जमात ये शिकायत करती हुई दिखाई दे रही थी, शिकायत को ना थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। और बाद में जब मुस्लिम लीग नून, जिसको बार बार लाडली जमात या लाडला कहा जा रहा था, उनकी जानिब से भी ये सवाल उठा दिया गया कि भाई हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो अब इस इलेक्शन को लेकर जो पहले से ही एक मुतनाज़े कहा जा रहा है, ये इसमें किस हद तक सच्चाई है, ये सवाल हम अपने पैनलिस्ट के आगे रखेंगे। बिल्कुल, और देखते हैं कि किसने सबसे बेहतर इस जो भी उनको हालात दरपेश थे और जो चैलेंजेस दरपेश थे उसमें किसने सबसे बेहतर अपनी कैंपेन को रन किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन हेड कर रहे थे, रन कर रहे थे, और सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम में चली गई थी। फिर हमने उसके बाद बहुत ताख़ीर से मुस्लिम लीग नून को मैदान अमल में उतरते देखा, लेकिन आखिरी दिनों में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया। और फिर वो दीगर तमाम छोटी जमातें थी जो कि अपने अपने एरियाज़ में और अपने अपने सूबों में, शहरों में अपनी कैंपेन्स को रन कर रही थी। ज़ाहिर है कि वो सपोर्टिव जमातें होती हैं जो कि किसी भी हुकूमत को उसके नंबर्स पूरे करने में मदद देती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये प्रिसाइसली पहले हम सवाल डॉक्टर साहब के सामने रखते हैं कि ये जो अब इलेक्शन डॉक्टर साहब होने जा रहा है 2024 का, ये एक तो बड़ा अपसेट होने जा रहा है। एक तो ये सवाल हमारा, और दूसरा ये कि इस इलेक्शन को जो सिलेक्शन कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, इसमें किस हद तक सच्चाई है? इलेक्शन है या सिलेक्शन ही है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये आपने जो एक लफ्ज़ अभी लिया था कि ये इलेक्शन मुतनाज़ा इलेक्शन है। 1977 के इलेक्शन के बाद अगर पाकिस्तान, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा अगर मुतनाज़ा और वर्स्ट इलेक्शन होने जा रहा है तो वो 8 फरवरी 2024 का। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े तजिया निगार कह रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, ख़ुद सियासी जमातें ये कह रही हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सूबाई बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो ये कह रहा है। इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि ये इलेक्शन मैनेज है और तकरीबन सिलेक्शन हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं चंद बातें आपके सामने ज़रूर लाना चाहूँगा। एक बहुत अहम सोर्स है, न्यूज़ है, और वो मेरे पास है, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। और एक और 2 चीज़ें हैं उसको भी मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कहते हैं, जो इस वक्त एक बहुत अहम तरीन सोर्स के हवाले से बात आई, और वो ये कहते हैं कि भाई ये इलेक्शन सिलेक्शन होगा और 8 फरवरी इसका फैसला करेगा। और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में या दीगर अपॉइंटमेंट्स में इंटरनेशनल बरादरी का अहम तरीन जो है उनका इंटरफेरेंस होता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सियासतदान भी स्टेट डिपार्टमेंट के क्लर्क के पास जाकर जो है उसको तोहफे देते हैं और कहते हैं कि जी हमें इस दफ़ा इलेक्शन जीते, ये सारी दुनिया को पता है। तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आए और वो इस वक्त पाकिस्तान को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक लंदन प्लान है, और उस लंदन प्लान के तहत जो है वो पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की इंतज़ामिया, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जो है वो ये चाहते हैं, हुकूमत ये चाहती है पाकिस्तान की कि इस वक्त जो हुकूमत बने वो PMLN की बने और मियाँ नवाज शरीफ साहब 4थी दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, जो कि ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये आज अखबार में जो इश्तहार है, आप ये बताइए कि ये इश्तहार जिसमें ये लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, अवाम ने फैसला सुना दिया, और इसके ऊपर जो है वो पूरी की पूरी जो इल्ज़ाम PMLN पर इस वक्त मौजूद है वो इल्ज़ाम ये है कि जनाब उनको इस मुल्क की हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, इंतज़ामिया की, इदारों की फुल सपोर्ट है। अब आप ये बताइए, उनके अपने नवाज शरीफ के मुशीरों ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि मियाँ नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। अब दूसरी ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए। एक जो राय है वो ये कहते हैं कि उसमें मुख्तलिफ सर्वे देख लें, वो सर्वे जो प्लांटेड नहीं है, जो पेड नहीं है। हमारे यहाँ सियासी जमातें पेड सर्विसेज कराती हैं, खुद जो सर्वे करते हैं वो भी ऑफ द रिकॉर्ड में बता चुके हैं, मेरे पास नाम भी मौजूद है। लेकिन जो इस वक्त पोजीशन है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट चाहती है पीपल्स पार्टी आए, पाकिस्तान के हुकूमत, इलेक्शंस,
कमीशन, इंतज़ामिया और इदारे ये चाहते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी वगैरह भी है, अदालत भी है, कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आए और इस तरीके से आए कि इस्तेहकाम पार्टी भी हो, MQM भी हो और जनाब इलेक्टेबल्स भी हों, अदम एतमाद वाले भी हों, बाप भी हो, GDA भी हो और इनको हुकूमत दे दी जाए और हुकूमत PMLN की हो। और एक जो राय है वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत ये चाहती है कि वोट जो है वो PTI को दिया जाए। अब ये तीन चीज़ें हैं, 8 फरवरी ये फैसला करेगा कि इनमें से कौन सी बात सही आती है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले भी इलेक्शंस होते रहे हैं वो भी मैनिपुलेटेड हैं, वो भी आपके रिगिंग होते रहे हैं, लेकिन ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है इसको मुतनाज़ा जो है वो आम किसी एंकर ने नहीं कर दिया, लगारी साहब ने नहीं बना दिया, एहतशाम साहब ने नहीं बना दिया, या हमारे जो दूसरे जो इस वक्त बैठे हुए वहाँ पे हैं जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने नहीं बना दिया। इस वक्त जो बना रहे हैं खुद सियासी जमातें। अभी आपने तकरीर सुनी जनाब बिलावल भुट्टो साहब की, जो लड़काने में उन्होंने कहा, कह रहे हैं खबरदार, उन्होंने अपनी सियासी जमात को कहा है, PMLN को, खबरदार अगर किसी ने जो है वो गलत तरीका इस्तेमाल किया तो इलेक्शंस के बाद ये जो PTI सिर्फ कहती है हम तो करके दिखाएंगे। आप इस वक्त बताएं किस तरीके से हलकों में जो है पैसे चल रहे हैं। 5,000 लेकर लोगों से जो 5,000 देकर लोगों का ID कार्ड लिया जा रहा है। ये कोई पंजाब भरा हुआ अहम तरीन हलके हैं जहां मैं बता सकता हूं कि मोटरसाइकिल दी जा रही है काउंसलर लेवल के आदमी को, और जो ज़रा नाजिम लेवल पर है कि आप वोट लेकर आए तो गाड़ी ले जाएं, बाकी 5,000 पे गांव पे शहर में इस तरह बांटे जा रहे हैं कि हम किसी तरीके से इस इलेक्शन को मैनेज कर सकें। लेकिन बहरहाल ये एक सोर्स था जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, और इसकी तस्दीक जो है आज के अखबार चीख चीख के कर रहा है, जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ये खुद PMLN के मुशीरों ने अपने ऊपर ये इल्ज़ाम साबित करने के लिए ये अखबार में छापा है। तो अब लगाई साहब, ये जो इस वक्त डॉक्टर साहब ने जो रुझान बताया इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का, फिर मुल्की इदारों का, और फिर एक अवामी रुझान, अब ये आप बताइएगा इसमें सबसे मजबूत रुझान कौन सा होता है, और फिर इन रुझानात को देखते हुए इस वक्त किस सियासी जमात की पोजीशन को सबसे मजबूत समझें? चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो डे 1 से हमें बता रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही, और यहाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ही चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो पाकिस्तान में। देखें, डॉक्टर साहब के अपने सोर्सेज होंगे, डॉक्टर साहब के अपने ज़राए होंगे। मैं पिछले जब साबिक वज़ीर आज़म PTI के बानी जब वज़ीर आज़म थे, उनके हटने के बाद से लेकर मैं अब तक इस मौक़िफ़ का हूँ कि ये हवा बनाई गई है, वो पॉपुलर नहीं है, पाकिस्तान के मास्टर्स का हीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसने कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात को बर्बाद किया और सियासत को आलूदा कर दिया, इतना आलूदा कर दिया है कि सियासत अब शरीफ आदमी का खेल रहा ही नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा जुर्म उन्होंने किया है। और बाकी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये तासुर मौजूद है कि जनाब बिलावल साहब भी आ रहे हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, लेकिन वो 3 सूबों में गए ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में वो अपने हल्के में गए, एक आज और जलसा किया, बलूचिस्तान में एक होटल में गए जो 5 स्टार होटल में जाकर कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया, सिंध में सिरे से नहीं आए, पंजाब में सराइकी बेल्ट में एक आध जलसा किया और सेंट्रल पंजाब में चंद जलसे किए, टोटल उन्होंने 4-5 जलसे किए हैं। अब वो इतनी इंतखाबी मुहिम पर वो समझ रहे हैं, या उनका ये तासुर है, या अखबारात में इश्तिहार छप रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनकर आ रहे हैं। तो मैं कैसे मान लूँ या कोई और कैसे मान ले कि जनाब ये वज़ीर आज़म बनकर कैसे आ जाएंगे? इलेक्शन का दिन 8 फरवरी ये फैसला करेगा कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, या कौन अक्सरियत हासिल करके अवाम का मैंडेट लेकर वज़ीर आज़म बनता है। इस तरह की बातें ज़ाहिर है डॉक्टर साहब के अपने सोर्सेज हैं, मेरे पास कतई न तो ऐसी कोई सोर्स है और ना मैं अवाम की राय की हद तक मैं ये कहता हूँ। इनसे एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ कि जो सर्वे होते हैं वो टोटल फ्रॉड होते हैं, उनके अंदर उसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती है, और बाकायदा सर्वे कराए जाते हैं। और ये नहीं, आज से नहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 1970 के इलेक्शन में बाकायदा अखबारात में छपा था कि पाकिस्तान में जमात इस्लामी स्वीप कर रही है, और उसने 4 सीटें ली थी, 2 सीटें जो थी
वो मेराज मोहम्मद खान और डॉक्टर शमीम ज़ैनुद्दीन की मेहरबानी से कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था, और बाकी एक सीट जुल्फ़िकार खोसा, नसरुल्लाह दरीशक और शेरबाज मज़ारी, बलख शेर मज़ारी की मेहरबानी से कि वो डॉक्टर नज़ीर को सपोर्ट कर रहे थे। एक सीट जीत चतराल वाली जो थे वहाँ से उन्होंने जीती थी, ये उनकी एक सीट थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में शदीद शिकस्त खाई थी। लेकिन हमारे सर्वे वाले कहते कि वो टोटल गलत तस्वीर छापी गई थी मौलाना मौदूदी की, और कहा था कि इलेक्शन जीत रहे हैं, जमात इस्लामी इलेक्शन जीत रही है, जबकि उसके ग्राउंड में कोई रियलिटी नहीं थी। पाकिस्तान का सोशल स्ट्रक्चर भी ये नहीं कह रहा था कि वो आ रहे हैं, मगर हमारे तज्ज़िये वाले, सर्वे वाले वो ये बता रहे थे। तो सर्वे तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन अब ये इलेक्शन का फैसला 8 तारीख को होना है। ठीक है, उससे पहले मैं नहीं बता सकता कि कौन जीत रहा है। बिल्कुल सही है लगारी साहब, इलेक्शन का फैसला 8 फरवरी। पैनलिस्ट एहतशामुल हक सादा जुल्फ़िकार साहब का भी इस पर टेक लेंगे, लेकिन नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और चंद घंटे बाद ही इलेक्शन कैंपेन का वक्त बाकायदा तौर पर अब ख़त्म होने वाला है, और उसके बाद किसी भी सियासी जमात को फिर ये इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी हल्के में जाएं या लोगों को कन्विंस करें। और इस पर आपने डॉक्टर दानिश साहब की और नज़ीर लगारी साहब की राय सुनी भी। थोड़ा सा हम अभी आगे भी चलेंगे, और जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो हल्के जहाँ पर बड़े तगड़े सियासतदान आपस में तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं, उस तरफ भी जाएंगे, और हेड टू हेड क्या पार्टी की पोजीशंस हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एहतशामुल हक साहब और शहजाद जुल्फ़िकार साहब के साथ अब आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़रा जो सियासी जमातों की कैंपेन किस तरह से अब इख्तिताम पजीर होने जा रही है, किसकी कैंपेन सबसे मौसर रही, किसकी कैंपेन गैर मौसर रही, ये ज़रा हम सेगमेंट को इसको क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, इन लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, और फिर अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। हमने तो एहतशाम साहब की तरफ चलते हैं, ज़रा उनसे बिल्कुल। एहतशाम साहब, आपके नज़र में किस तरह से आप देख रहे हैं, एक तो यही कैंपेन की जिस तरह से अरबाब ने बात की, दूसरा हमारा यही सवाल था कि जी ये जो इलेक्शन है इसको सिलेक्शन भी बार बार कहा जा रहा था, एक वोटर्स में डिसअपॉइंटमेंट भी इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पाई जाती है, ये भी सियासी पंडित भी बता रहे हैं इस हवाले से। एहतशाम साहब से हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं यही सवाल लेके आमिर साहब के जाने बढ़ूंगी। आमिर साहब, क्यों इलेक्शन सिलेक्शन ये बातें भी क्यों हो रही हैं बेसिकली? जैसे कि आपने छूटते ही मुझसे मुश्किल सवाल कर दिया। देखिए, हो तो इलेक्शन रहा है, अब उसमें ज़ाहिर है कि जो लोग इलेक्ट करने जा रहे हैं वो सिलेक्ट भी कर रहे हैं किसी न किसी को, तो ये तो एक कहते हैं डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई। लेकिन बात ये हो रही है कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि जो इस वक्त सियासी पहलवान मैदान में कूदे हुए हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, तमाम के तमाम जो है इस पूरे प्रोसेस से वो शाकी नज़र आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब उठते बैठते कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जितनी संजीदा क़यादत है वो ये बात कह रही है कि जनाब मैदान जो है वो नवाज शरीफ साहब के हक़ में उस्तवार कर दिया गया है। नून लीग के लोगों से आप बात करें तो वो कहेंगे जी अभी हमें तसल्ली नहीं हुई और अभी तक हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, यानी कि उनको भी शिकायत है, जिन पे इल्ज़ाम है कि वो इस वक्त जो हैं। अच्छा, फिर इसी तरह आप जमात इस्लामी से बात करें, MQM से बात करें, MQM को शिकायत पीपल्स पार्टी से है, JUIF को जो शिकायत जमा मकान से है। तो इस तमाम क्योंकि शिकायत इतनी ज़्यादा हो गई हो, फिर वो पार्टी PTI कि जो बतौर पार्टी हिस्सा नहीं ले पा रही, उसके पास अलग शिकायतों का पहाड़ है, उनको पूरे वजह से ये जो इंतखाबात हैं, बाज़ लोगों का कहना है तज्ज़ियाकारों का कि 2018 के इंतखाबात के वाले से सवालिया निशान बन गया था, मुतनाज़ा हो गए थे। तो अब ये इंतखाबात वोट पड़ने से पहले मुतनाज़ा हो चुके हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो अगले 48 घंटे रह गए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत ऐसे क्या इक़दाम करते हैं कि जिससे ये इंतखाबात मुतनाज़ा ना रहें और ना नज़र आएँ, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, क्योंकि देखो पब्लिक परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पब्लिक परसेप्शन जो है वो मुझे लग ये रहा है कि बड़ा मनफी हुई है। उनके दिल जीतने के लिए, उनके दिलो दिमाग को जीतने के लिए, उनका एतमाद बहाल करने के लिए इस पूरे प्रोसेस के ऊपर मेरे ख्याल में ECP को कुछ करना होगा हंगामी बुनियादों पर, निगरान हुकूमत को करना होगा, कि उसके बगैर फिर जो हमारा ख्वाब है ना कि इंतखाबात के बाद एक मुस्तहकम हुकूमत आए और जूतियों में दाल ना बट रही हो, वो पूरा नहीं होगा। लेकिन आमिर साहब चूँकि चंद घंटे ही बचे हैं तो ये इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें कि ये हंगामी बुनियादों पर क्या इक़दाम पॉसिबल हैं, क्या करने होंगे? अच्छा, ये मेरे ख्याल में ECP ज़्यादा बेहतर करेगा। मैं मशवरा ये ख्वाहिश का इज़हार कर सकता हूँ कि हमारी ख्वाहिश है यही कर, देखिए जो लोगों की गैर जानिबदार हो जाए,
गैर जानिबदार। सर वो तो आज का मुतालबा है कि गैर जानिबदार डॉक्टर साहब, लेकिन वो ये बात आज कर रहे थे, आज ही जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है निगरान वफाकी वज़ीरा, उनकी जानिब से यही कहा गया कि इंतखाबात शफाफ होने जा रहे हैं और वो अपने आप को जानिबदार नहीं कह रहे, वो कह रहे गैर जानिबदारी हैं हम। तो जनाब यही सवाल लेकर एहतशाम साहब की जानिब आगे बढ़ते हैं। एहतशाम साहब, ये जो अभी इलेक्शन सिलेक्शन वाला एक जो तासुर है वो सिर्फ हम मुल्क के अंदर नहीं देख रहे, जो अभी हमने देखा है कि इंटरनेशनली भी इसको डिस्कस किया जा रहा है। आज के जितने भी अखबार उठाकर देख लें उनमें भी इसको कहीं ना कहीं मुतनाज़े कहा जा रहा है। उसकी रीज़न क्या आप समझते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, हम ना जिन लोगों का काम है, अभी जिक्र हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और हमारी केयर टेकर सेटअप का जिक्र हो रहा है, तभी आपने मिनिस्टर्स का बयान दे दिया कि जी वो कह रहे हैं फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं। और 3 दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया था जी हमने तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दिया है। अभी आज ही की बात है, जिस अंदाज से बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि अगर लाहौर में मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया तो मैं वहाँ से सीट निकाल दूँगा, मैं जीत जाऊँगा। तो ये देखें, बड़ी जमात के सरबराह अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है ऑल इज़ नॉट वेल, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। अभी देखें, ये बात पहले जो हम कर रहे थे ना, अब ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ प्रोजेक्शन और प्रमोशन पहले से हो जाती है। आपको याद है हमने 2013 का जब इलेक्शन हुआ था, आमिर साहब और डेफिनेटली डॉक्टर साहब को भी और अपने लगारी साहब को भी याद होगा, अभी 5-6 बजे थे रात तक अभी वोटिंग होनी थी, वोटिंग ख़त्म नहीं हुई थी और बालकनी में आके जनाब नवाज़ साहब ने विक्ट्री स्पीच दे दी थी। तो देखें, ये तो है। और इसी तरह 2018 के इलेक्शन में भी आपने देखा जिस अंदाज से PTI के कायद उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मैं मौजूद था वहाँ पे लाहौर में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें तय कर दी गई थी। अब मसला ये है कि जो अभी बात हो रही थी ना, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी, अब ये क्यों कहते हैं, आप मजाक बना हुआ है, 3 A's हैं जी, वो अल्लाह है, अमेरिका है, उसके बाद आर्मी है, इनके कहने के बाद ही आप हुकूमत बनती है। और फिर आपको याद है वो मशहूर विकीलीक्स जिसमें फजल रहमान साहब के बारे में जो उन्होंने मुलाकात की थी उस वक्त के पाकिस्तान में अमेरिकी एम्बेसडर से, उन्होंने कहा था कि जी आप मुझे सेलेक्ट करके ले आए, मैं आपके मफादात का बेहतर यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ तो सारे जो है ना वो तैयार होते हैं कि हुकूमत में आने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार किया जाए। अब सवाल एक ही है आमना और बात कि इसको कैसे ठीक करना है। जब तक के रूल ऑफ द गेम तय नहीं होंगे, सारी सियासी जमातें बैठ के फैसला नहीं करेंगी कि भाई ये कब तक चलेगा मामला, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएंगे। और सबसे और अहम बात आखिर में ये है कि अभी इस सिलेक्शन के बारे में लोग कह रहे हैं कि जी ये तो तकरीबन 8 महीने चलना है, 6 महीने चलना है, 1.25 साल चलना है। आप मुझे बताएं कि 50 अरब रुपया खर्च, 50 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और 50 करोड़ रुपया कहा जा रहा है कि जी वो खर्च कर दिया लोगों ने इस पे इंतखाब में, ओवर 1 बिलियन रुपया। उसके बाद फिर आप जाके इलेक्शन में आपने काम करना है। तो मुझे बताएं कि जो अदम इस्तेकाम की हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से आएगी ना। आप देख लें अदारों में, अब देख लें कि वो अब सख्त नहीं रही कि वो चीज़ें ठीक करें। अब ये जो बोझ सियासी जमातों को उठाने का है, हर वक्त हम वो जनाब अदारों को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेरा ख्याल है असल काम इस वक्त भी जो है ना वो सियासी जमातों का है कि वो बैठ के फैसला करती हैं कि ब्लेम गेम से हमसे कैसे निकलना है। अभी अगर यही ख़ास तौर पर ओनस तो आ रहा है नवाज़ साहब के ऊपर या उनकी हुकूमत पर, अगर वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो मुझे बताएं वो अगर रहेंगे इतने अरसे के लिए, साल के लिए, 1.25 साल के लिए, उसके बाद एक नए सिरे से सारी की सारी जनाब वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नया इलेक्शन होगा। बाद लोगों ने तो ओपनली कहना शुरू कर दिया कि जी इलेक्शन साल के बाद, 8 महीने के बाद होना ही होना है। तो मुझे बताएं सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है। एक अरसे से आपने मुल्क को पूरी हैजान में मुब्तला किया हुआ है। अब बाय द वे आप देख लें 90 के करीब बाहर से मुबसरीन भी आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के भी, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के भी और बाकी ममालिक से भी, वो भी देखेंगे। और ज़ाहिर है इसके बाद फिर क्या नक्शा बनेगा। अगर ये वाकई इलेक्शन फेयर नहीं होता, जिसके चांसेस हैं कि नहीं होगा, जो सारे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में 2 इलेक्शन के बारे में कहते हैं ठीक हुए थे। एक जो आप 70 का इलेक्शन मुल्क टूट गया, और उसके बाद 2013 का इलेक्शन जिसे अपने PTI के बानी अदालत में ले गए थे, और वहाँ से उनको मोहर मिल गई थी कि वहाँ उन्होंने कहा था कि जी कोई जिसको कहना चाहिए ऑर्गेनाइज किस्म की इसमें धांधली नहीं हुई, उसको कहा जाता है कि वो ठीक थे। अदरवाइज़ वो भी देखा जाए तो वो भी ऐसे ही थे। अभी देखें जिस अंदाज से अब सारी बातें लोग कर रहे हैं कि जी इस मुल्क को वापस डगर पे कैसे लाना है, तो मेरा ख्याल है कौन इसको लेके आएगा। ये मीडिया ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन मीडिया को भी आज देख लें जिस अंदाज से पोलिटिसाइज मीडिया भी हो चुका है, माजरत के साथ सारे लोग जिस अंदाज से माउथ पीस बने हुए सियासी जमातों के। तो आप मुझे बताएं कौन राह दिखाएगा, राह दिखाने वाला राह कोई नहीं है। प्रोसेस में आम आदमी पिस रहा है जी। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जो साउथ अफ्रीका, यही हल है, वाहिद हल है। तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें, अपनी गलतियों को मान और मुल्क को आगे लेकर। और शायद खाकान साहब एक बड़े तवील अरसे से बात करते चले आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अहम है ये जी।
तो अब असद निज़ामी साहब भी हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनसे पहले शहजाद जुल्फ़िकार साहब की भी इस पर हम राय जान लें। बिल्कुल शहजाद साहब, माज़रत भी आप तक आने में थोड़ी ताख़ीर हुई चूँकि दरमियान में ब्रेक भी आ गया था। अब ये जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है, इलेक्शन को होने से पहले मुतनाज़ कहा जा रहा है, 8 फरवरी की शाम से जब रिजल्ट की अनाउंसमेंट शुरू होगी तो फिर एक बार फिर हम ये धांधली का शोर मचता हुआ देखेंगे और हमें बताया जाएगा कि देखें जी हमने तो पहले ही बता दिया था अपनी कैंपेन में, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो ये सियासी तमाशा और बहरान एक जी वहीं पे नताइज को कौन एक्सेप्ट करेगा फिर इन हालात में? आमना अरबाब कोई मसला नहीं है, कोयटा वैसे ही दूर है, बलूचिस्तान वैसे ही दूर है, मुल्क के कोने पे है, वो हम हमेशा आखिर में ही आते हैं। देखिए जो बात अभी एक बात की गई कि इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि बिलावल और पीपल्स पार्टी आ जाए, अगर ये बात है तो किस में ज़रूरत है कि उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो? मेरे ख़्याल में किसी में ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ हो जाएगा और इसका मतलब पीपल्स पार्टी आ जाएगी। और अगर दूसरी तरफ देखें, नून लीग के लिए काफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, मीडिया भी जिस तरह उसको वो कर रहा है, तो फिर लड़ाई है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट किसको चाहती है। और वो अब बात इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है ये भी हम देखें। तमाम सियासी जमातें, ट्रैक रिकॉर्ड है, सब चक्कर लगाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के उस में कि हमें सिलेक्ट किया जाए, हमें चूज़ किया जाए, हमें मौका दिया जाए। गेट नंबर 4 जी, मुझे ये बताएं कि कौन आवाम के वोटों पर और आवाम के सपोर्ट पर भरोसा करता है? सब उस तरफ देखते हैं। बिलावल साहब की जो अभी लास्ट की तकरीर आपने सुनाई, पूरे पाकिस्तान ने सुना उसको, बार बार वो कह रहे हैं, उनकी इस बातों से बार बार अटैक से ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने देख लिया कि गेम मेरे हाथ से निकल गई। और उसी तरफ बहुत मुतमईन वो नज़र आ रहे हैं। रिज़ल्ट जो भी आए, 6 महीने चले, 8 महीने चले, साल चले, क्या होगा उसके बाद? वाकई लोगों के मैं तो लोगों के सुनता हूँ कि लोग, आम आदमी कहता है इस सिस्टम में वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या है, क्या हो रहा है? 5 साल पहले कुछ होता है, 5 साल के बाद कुछ होता है। अभी तो 5 साल, इससे पहले तो 2 साल और 36 महीने 18 महीने में हुकूमतें चेंज हो जाती थी और तमाम चीज़ें। तो असल बात यह है कि ये बात जो बिल्कुल अभी जो पैनलिस्ट ने कहा, ये तो तय करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तय करना है कि भाई उनको छोड़ दें, हम आवाम पर भरोसा करें और एक हम उसको छोड़कर जिसको जो आवाम मुंतखब करे और वो आगे आए और उनको चलने दिया जाए। हम अपोजिशन में बैठ के वो रोल प्ले करें कि जो काम आप अच्छा करें हम उसको शाबाश करें, और जो काम आप कर रहे हैं हमें आप पर क्रिटिक करें, पॉजिटिव वो करें मुल्क के लिए, तभी हो सकता है। अदरवाइज यही चल रहा है। आज बिलावल भुट्टो जिस तरह से वो बिल्कुल धाड़ रहे थे कि आप भूल जाएंगे इमरान खान को, इमरान खान ने तो कुछ पीछा नहीं किया, हम आपका पीछा। अब वो किसको कह रहे थे? क्या सिंध का कार्ड इस्तेमाल होगा इसके बाद? सिंध का वो कहेंगे कि भाई हम बिल्कुल इस पूरे निज़ाम को जो है आपने वो कर दिया। बात यही है कि सब उस तरफ चक्कर लगाते हैं, सब भागते हैं। उसके बाद फिर कौन मुश्किल में आता है और किसको सामने लाया जाता है। लेकिन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, सब ने मिलकर इस मुल्क का सोचना है। अगर आप मुल्क का, क्योंकि इससे क्या होगा, अफरा तफरी होगी, मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। और शायद मईशत को अगर आप देखें, वो दिन ब दिन जो है वो बिल्कुल नोज डाइव, तो अगर मैं नहीं कहूँ तो धीरे धीरे जो है उसके वो नोज डाइव के हो रहा है और मईशत को नुकसान पहुंचेगा। तो मुझे बताएं, ना अदारे आपके बचेंगे, ना आपकी पार्लियामेंट बचेगी। क्या ये होगा कि 20-22 अरब रुपए फिर हम खर्च कर दें और इलेक्शन पे 8 महीने के बाद, साल के बाद? शायद ये हो ना सके, ये हो ना सके। सब ने अपनी कमर कसनी है उन मईशत को बेहतर करने के लिए। मईशत बेहतर होगी, ये मुल्क बेहतर होगा, अदारे बच जाएंगे। वरना ये चीज़ें और जो है लोगों का इत्तेमाद जो है वो खोते जाएंगे। उसके बाद फिर मैं नहीं समझता कि लोग वोट में कितने % आएंगे। अभी भी आप देखें टर्न आउट कितना कम हो गया। ये सोचना चाहिए। हमारे जो अदारे भी हैं, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, अनसर्टेनिटी जो है वो इतनी इस हद तक है कि आप कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है,
है कि वोटर टर्नआउट इतना ज़्यादा हो कि सिस्टम के लिए भी वो जो एक रवायत चली आ रही थी कि आराम से सिलेक्शन हो जाना वो मुमकिन अगर जी और दूसरी सिचुएशन में सिर्फ एक बात कर दूं, मैं लास्ट बात कर दूं आमना, आप जो बात कर रही हैं कि टर्नआउट या इतना ज्यादा हो जाए, बिल्कुल हकीकत की बुनियाद पे हो सकता है कि लोग निकल आए, लेकिन कौन मानेगा? एक तो हमने इतना वो गैप आ गया कॉन्फिडेंस। चले मुश्किल तो बना देंगे ना हालात, मानना ना मानना एक दफा उनके लिए मैनेज करना तो मुश्किल हो जाएगा ना। चले इस डिस्कशन जी डिस्कशन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जरा। अब चूंकि जो भी हालात हैं, ज़ाहिर है 8 तारीख को इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, उम्मीद हम यही करते हैं कि बेहतरीन हालात में इलेक्शन हो, उसके नताइज को भी सब एक्सेप्ट करें। अब उसके बाद क्या होगा? सियासी जमात ने अपना एक प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट रखा हुआ है और हम भी जरा उनके थोड़े से प्रोफाइल, उनके करियर, उनकी थोड़ी बायोग्राफी आपको दिखाते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब से हम शुरू करते हैं क्योंकि वो स्पॉटलाइट में सबसे ज्यादा मियां नवाज शरीफ साहब डिस्कस हो रहे हैं। मरियम नवाज साहब नाराजगी हो जाएगी। अच्छा नहीं उनका भी हम दिखाएंगे। एक सियासी जमात ने जितने भी कैंडिडेट्स रखे हैं उन सबके प्रोफाइल वक्तन दिखाते हैं। कैंडिडेट्स अभी फिलहाल जो जार डिस्कस हो रहे हैं, अगर कैंडिडेट है वजीर आजम को और आपने नहीं दिखाया तो वो भी नाराज हो जाएगा। नहीं हम बिल्कुल सबको दिखाएंगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल सबका ख्याल करेंगे। और ये मियां नवाज शरीफ साहब की आप बायोग्राफी देखिए, वापस आते हैं और फिर अपने तमाम पैनलिस्ट की राय जरा मियां नवाज शरीफ साहब पर, और वो जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं N130 जहाँ से यास्मीन राशिद साहब उनके मध्य कांटेदार मुकाबला वहाँ पे भी होने जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। ये देखिएगा प्रोफाइल। तो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई, एक बड़े तवील अरसे के बाद वो वतन वापस आए और उसके बाद अभी उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन भी रन किया। अभी कुछ देर पहले ही, चंद घंटों पहले जब वो कसूर में थे तो वहाँ एक बड़ा मजमा मौजूद था, लेकिन लाहौर के हल्के N130 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि आज़ाद हैसियत में कैंडिडेट हैं, ज़ाहिर है उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन चूँकि बल्ले का निशान नहीं है उनके पास मौजूद, तो आज़ाद हैसियत में वो हैं। और 2018 में भी उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वहीद साहब को बड़ा टफ टाइम दिया था, बड़ा सख्त कांटे का वो भी मुकाबला हुआ था, चंद वोट से यास्मीन राशिद साहिबा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी सारी सिचुएशन में अरबाब, चूँकि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकी, ज़ेरे हिरासत हैं इस वक्त, और एक अगर हम साइड देखें तो ये भी कहा जा सकता है कि टफ टाइम इसलिए दे सकती हैं क्योंकि एक तो यास्मीन राशिद साहिबा इनका बड़ा अहम किरदार रहा, जिस तरह से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में ये वो तमाम कैंडिडेट्स थे जो कि इस हल्के से लड़ रहे हैं। और वहीद आलम खान साहब ने 1,22,000 वोट लिए थे, आप ये देखें 2018 में, और यास्मीन राशिद साहिबा ने भी 1 लाख से ज़ायद वोट लिए थे, 1,05,000। बिल्कुल, तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था, चंद हज़ार का ये फ़र्क रहा था। और अब डॉक्टर साहब ज़रा इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा कि ये जो हम 4 कैंडिडेट्स दिखा रहे हैं, ज़रा इकबाल अहमद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खुर्रम रियाज खान TLP से, अगर इन्हें हम राइट ऑफ कर दें तो जो मेन मुकाबला है मियां नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद साहिबा का, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? एक बार फिर टफ फाइट होगी 18 की तरह। आपने 130 लाहौर 14 का पूछा है। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब एक ज़माने में पंजाब में तूती उनका बोलता था, उनका भी, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में पंजाब किला था आपका पंजाब, और वहाँ से टोटल 81 सीट में से 62 सीट पीपल्स पार्टी ने जीती थी 70 से। फिर हमने देखा था मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा का ज़माना आया, जब 86-87 के बाद वो तशरीफ़ लाती हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है उस वक्त जबकि सेंसस में आवाम कम थी, 3 मिलियन यानी 30 लाख अफराद, तो उस वक्त भी। लेकिन उसके बाद फिर मियां साहब ने पंजाब को कैप्चर किया और मियां नवाज शरीफ साहब एक बड़ी ताकत बनकर आए, और फिर वो वज़ीर फ़ाइनांस भी रहे और पंजाब के वज़ीर आला भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे, अब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी हैं। उनका मुकाबला PTI से हुआ 2018 में। 2018 का जो इलेक्शन है वो भी एक लिहाज से कहा जाता है सिलेक्शन है, और उस सिलेक्शंस के अंदर जो आपने भी वोटों का फ़र्क दिखाया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुकाबला PTI और नवाज शरीफ साहब के दरमियान है। और मेरी इत्तलात है, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत टफ मुकाबला है। अब टफ मुकाबले में जो मियां नवाज शरीफ साहब को थोड़ा नुकसान होना है जो नज़र आ रहा है, और PTI को क्या नुकसान होना है ये भी, क्योंकि लाहौर से खोकर जो बरादरी है उसको 6 सीट दे दी है मियां नवाज शरीफ साहब ने। तो लाहौर में सिर्फ जो खोकर नहीं है बल्कि वहाँ आरआई भी हैं, वहाँ पे बट भी हैं, वहाँ दूसरे हैं। तो वो लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब से, जो मेरी इत्तलात है, वो वोटर्स या वो लोग नाराज़ हैं कि आपने 6 की 6 सीट जो है उनको दे दी है। तो यकीनन ये सूरत हाल होगी। मियां साहब को दूसरा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि उनका बयानिया चेंज हुआ है, जो बयानिया है वो उनका जो था कि जो वोट को इज्जत दो, वो बहुत ताकतवर था। अब लोगों को ये अंदाजा हो
हो रहा है कि वो एक मैनेज करके जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इससे आवाम खुश नहीं होती है। तीसरा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनको फेस करना पड़ेगा, बिल्कुल आखिरी आपकी बात पहुंचा दूं कि 16 महीने की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जिसमें जो हाल हुआ है 85 की काबीना, उसका भी असर पड़ेगा। ये जो यास्मीन राशिद साहिबा को सिंपैथी वोट तो पड़ रहा है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मसला होगा क्योंकि वो जेल से कैंपेन करेंगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात होगी कि क्या यास्मीन साहिबा, क्योंकि नवाज शरीफ तो बहुत इस वक्त समझ लीजिए बहुत स्ट्रांग होंगे वोटर को वोट को लाने के लिए, क्योंकि उनको बहुत कुछ पता है, लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा के पास क्या पॉपुलैरिटी होने के बावजूद वो अपने वोटर को बैलेट तक पहुंचा देंगे? अगर पहुंचा दिया तो ये मुकाबला जो है वो बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। चलें जी, बड़े अहम हल्के हैं, उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। लिख लेते हैं, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनकी राय लेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले NA 130 की हम बात कर रहे थे, जहां मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का मुकाबला है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। असद निज़ामी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लाहौर में मौजूद हैं। सर, उनसे हम पूछते हैं कि उस हल्के में ओवरऑल लाहौर में इस वक्त इलेक्शन की कैसी फ़ज़ा है। असद साहब, ये जो हल्का NA 130 जिस पर हमने डिस्कस किया, 2018 में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने 1 लाख से ज़्यादा यहाँ से वोट हासिल किए। इस बार आप क्या माहौल वहाँ पर देख रहे हैं? जबकि कोई ख़ास कैंपेन नहीं की डॉक्टर साहिबा ने, तो मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से फेवरेट हैं या कोई नेक टू नेक मुकाबला होता आपको नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए, NA 130 के अंदर मुकाबला जो है वो 2018 और अब के अंदर तो बहुत फ़र्क आ चुका है। आपने जैसे जिक्र किया कि वो कोई रैली नहीं कर सकी डॉक्टर यास्मीन राशिद। अलबत्ता उन्होंने जब वो अपील की थी, जब उनकी एक पेशी हुई थी, तो उन्होंने कहा था जो जज साहब को कि जी मुझे यहाँ पे रैली करने थे, तो देखें मैं फिर क्या करती हूँ, मैंने शिकस्त देनी है नवाज शरीफ साहब को। लेकिन वो जज साहब ने कहा जी इसके अंदर कानून के अंदर अगर कोई गुंजाइश होगी तो तब हम इस चीज़ को देखेंगे। ज़ाहिर उनको इजाज़त नहीं मिली, वो आज भी उनको आर्सन के केस के अंदर भी इंडाइट कर दिया गया है। तो वो तो चले अपनी जगह रही बात। जेल के अंदर वैसे भी जैसे पहले भी जिक्र होता है सिंपैथी वोट मिल जाता है। अगर मियाँ नवाज शरीफ की हद तक बात की जाए तो हमें ये चीज़ तो मान लेनी चाहिए कि ये शायद मियाँ साहब का एक लास्ट इलेक्शन है। एज की वजह से कह लें और बाकी चीज़ों की वजह से कह लें कि उनकी ये लास्ट वो एक एफ़र्ट है जिसके अंदर वो फिर से शायद वज़ीर आज़म मुंतखब होना चाहते हैं। अब ये बात रही कि जी NA 130 के अंदर क्या होगा, तो लेट्स जो है लव सरप्राइज़ जो है वो बहुत गर्दिश कर रहा है आजकल मीडिया के ऊपर कि जी उस दिन क्या होगा। तो वो सरप्राइज़ मिलना किसको? वोटर हैं, हाँ वो सरप्राइज़ मिलेगा तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही। अच्छा। वो तो मुझे तो जो है इस वक्त देखिए जी 2018 के अंदर और अब के अंदर जो आपने ख़ास तौर पे जिक्र किया लाहौर का, चूँकि मैं लाहौर से हूँ तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैंने तो ये जो 13 का इलेक्शन और 18 का इलेक्शन दोनों जो है फर्स्ट हैंड देखे हैं। उस तरह का मोमेंटम यहाँ पे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, इन द सेंस के जो एक सड़कों के ऊपर एक रश होता है, एक लोग आगे पीछे हो रहे होते हैं, वो चीज़ हमें नहीं नज़र आई। लेकिन एक बात जो डेफिनेटली है इसके अंदर के 22 लाख वोटर्स ऐड हुआ है इस दफ़ा इलेक्शंस के अंदर, और ये वो वोटर्स हैं जिनको नहीं पता कि मियाँ नवाज शरीफ कौन है सियासी हद तक। आप देखें ये 2018 के बाद से अब जो वोटर जो 18 साल को हुआ वो अगर वोट देने जा रहे हैं तो उनका तो मेजर इंटरेक्शन जो हुआ है जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनकी कैंडिडेट यास्मीन राशिद हैं। लेकिन ऑब्वियसली उस तरह टेक्निकली कैंडिडेट तो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, बट उनकी जो वो मुंसलिक तो PTI से हैं। तो वो जो वोटर है सारा उन्होंने वो किस तरफ जाना है उन्होंने। और ये असल में ये बात है कि PTI जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव रही होगी अपनी इस चीज़ को आगाह करने के लिए अपने न्यू वोटर को जो अब 18 साल के हुए हैं कि वो वोट डालने जाएंगे कि जी इंतखाबी निशान फौलाना है,
तो आपका कैंडिडेट फलाना है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करता जाऊँ कि 1-2 दिन से अब ये हादसाती तौर पे हुआ है या कोई और वजूहत है कि जो पीटीआई की अपनी वेबसाइट है insaf.pk वो डाउन है पिछले 2 दिन से। बिल्कुल ठीक है, वो उस हवाले से हम शिकायतें भी देख रहे हैं। हाँ जी, शिकायतें भी। दूसरा एक और चीज़ जो है वो मैं अगर यूथ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये है कि अगर तमाम लोग जो है वो देखें, अभी अगर अपने मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स जो है उनके ऊपर जो अपलोड स्पीड होती है, तो डाउनलोड स्पीड होती है, अपलोड स्पीड होती है, वो भी खासी कम 3 दिन से आ रही है। इसकी भी शिकायत पीटीआई की तरफ गई हैं। अगेन ये सारी हम सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देख रहे हैं, वो सारी शिकायतें पहले जाहिर किए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है। बहुत सारी इस पर क्लैरिफिकेशंस भी हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस हो रहा है कि इसमें से कुछ शिकायत कल और परसों तक भी कंटिन्यूटी में चल सकती हैं। जब डॉक्टर यास्मीन आशीष साहब तो 130 की सिर्फ आप बात करें और मैंने जो लफ्ज अपसेट का जिक्र किया, तो ये इलेक्शन जो है मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ के लिए ये हल्का जीतना जो है सबसे ज़रूरी है। लाहौर की उनकी जो जिसे कहा जाता है पक्की सीट होती है हमेशा से और पक्की होती है, लेकिन क्योंकि ये इलेक्शंस जो हैं ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के तौर पर ऐसे ही है, वो हम सब फील भी कर सकते हैं कि बहुत जरूरी है कि उस दिन इलेक्शंस में जी और ये इलेक्शन डे के इलेक्शंस हैं, ये हम अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट के प्री पोल भी है, पोस्ट पोल भी। 40% अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गए तो इस इलेक्शन में कई बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे, गिरेंगे। ठीक है। और बड़ा साहब का हमने एक चैलेंज ये भी रहा है कि बहुत सारी उनकी जमात के ऐसे लोग हैं जो कि उनसे नाराज़ हुए, उन्हें टिकट्स नहीं मिले, फिर उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बिल्कुल, और इस हवाले से हमने देखे कि जो इंतखाबी मुहिम में भी जो हमने बयानात भी इस हवाले से देखे, और ख़ास तौर पे दानियार अजीज़ साहब का और एहसन इकबाल साहब का एक बड़ा टाकरा भी हमारे सामने आया था और इसको डिस्कस भी किया गया मीडिया पर। इस हवाले से लगारी साहब की जाने में बढ़ूंगी। लगारी साहब, ये NA 75 जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के नाराज़ अरकान वहाँ से अब इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में, वहाँ पर क्या होने जा रहा है सर इन इलेक्शंस में? जो नवाज शरीफ के 2-3 हीरो हुआ करते थे ना, जो हम काफिया थे, दानियाल, तलाल, निहाल, ये सारे के सारे फारिग हुए हैं इस मरतबा। इस इलेक्शन में इन्होंने, पार्टी ने इन तीनों को कंसीडर नहीं किया, ना तलाल लड़ रहे हैं, ना निहाल लड़ रहे हैं और ना ही दानियाल लड़ रहे हैं। और दानियाल आज़ाद के तौर पर सामने आए हैं और वो अपनी पार्टी यानी PMLN के कैंडिडेट को कंटेस्ट करेंगे उनके मुकाबले में। अच्छा, ये रिवायत है, उनकी फैमिली रिवायत है। चौधरी अनवर अजीज़ ने कई मरतबा ऐसा किया है कि अपनी पार्टी को छोड़कर फिर पार्टी के मुकाबले में आकर इलेक्शन लड़ा। पीपल्स पार्टी में भी वो रहे और MNA भी रहे हुए थे। इनके वालिद साहब जो हैं चौधरी अनवर अजीज़, वो वहाँ पर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और फिर जब टिकट नहीं मिला था तो पार्टी के मुकाबले में भी आ गए थे और फिर उस वक्त वो हारे थे। इस तरह की सूरत हाल वो होती रही है और इनके साथ ऐसा हो रहा है कि एक तो ये है कि PMLN ने जब इनको कबूल किया था बतौर कैंडिडेट के, जब पिछली मरतबा 2013 के इलेक्शन में और 2018 में, तो उस वक्त एक सूरत हाल तो ये भी थी कि ये जनाब परवेज़ मुशर्रफ के, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ये फ्रंट वो थे, ओपनर बैट्समैन थे और सारे के सारा इंतज़ाम इनके हवाले था। फिर भी इनको कबूल कर लिया गया था और फिर अब जो है इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में चौधरी अनवर जो नून लीग के कैंडिडेट है उसकी कंपेन अहमद इकबाल चला रहे हैं, एहसन इकबाल के साहबजादे, और वो बहुत ही कॉम्पिटेंट नौजवान के तौर पर उन्होंने बड़े ज़ोरदार मुहिम चलाई है। और यहाँ से PTI के ताहिर जावेद साहब जो लड़ रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, उनकी हालत भी वैसी नहीं है और वो नहीं जीतने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन दानियाल अजीज़ तो कहीं भी नज़र नहीं आते, उनका तो जीतना बहुत यानी नामुमकिनात है। बहुत से लोगों के बारे में आप पेशीन गोई कर सकते हैं कि वो जीत सकता है, अपसेट कर सकता है। मुझे दानियाल चौधरी साहब जो हैं वो कहीं भी अपसेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि वो सीट लूज़ करेंगे और PMLN चौधरी एहसन इकबाल हैं वहाँ पर, तो वो इस सीट को वो लेकर ही रहेंगे। और फिर नारोवाल जो है वो तो उसके बुनियाद पर बहुत सा बोझ उठाया है एहसन इकबाल ने और उनके ऊपर खासा बोझ रहा है। और उनके बारे में कि जरा फलां प्रोजेक्ट उन्होंने किया, उसकी वजह से उन्होंने हवा भी खाई जेल की और लॉकअप्स की, तो इस वजह से लोगों की हमदर्दी भी है उनके साथ। हमदर्दी तो दानियाल के साथ भी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ वो नहीं किया। पार्टी को छोड़कर एक तरफ जाकर सामने मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में उनका इम्कान
ना होने के बराबर है। सही। अच्छा, जिस तरह बड़े कुछ और भी अहम हल्के जो मुस्लिम लीग नून के हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और आगे चलकर और भी हम मजीद हल्कों पर बात करते हैं, लेकिन एक NA 127 वो बड़ा अहम हल्का है जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और मुस्लिम लीग नून ने अता तारड़ को उनके मैदान पर उतार दिया। तो आमिर ज़िया साहब, ये इससे पहले कि हम नून लीग के मजीद स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की तरफ जाएँ, NA 127 में जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची छोड़कर लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल आप बनती देख रहे हैं? की सीट वो जो थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों लूज किया, उसको वो रीगेन करने में कामयाब हो जाएंगे? मोमेंटम बनता हुआ आपको नजर आया? अच्छा, एक बात तो कि असद निज़ामी क्योंकि ग्राउंड पर है ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात कर सकेंगे। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत अरसे के बाद पीपल्स पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम है बड़े मौसर अंदाज में चलाई है, वरना पंजाब को एक तरह से लोगों ने हाथ बिल्कुल धो लिए थे उससे, उसके ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। हमने गुज़श्ता 2-3 इंतखाबात में देखा। तो इस मरतबा यकीनन मजमूई तौर पे मैं देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जितनी तवज्जो रही है और वो अपने आप को दोबारा साबित करें कि जी नून लीग के सामने अगर कोई जमात खड़ी होती है आकर तो वो पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि PTI बतौर जमात इलेक्शन से बाहर है, उसके आज़ाद उम्मीदवार हैं। एक तो ये बात है कि मौसर कैंपेनिंग है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्रेशर में है अता तारड़ साहब और उसकी आपको उसकी झलक ये नज़र आती है कि जिस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए और ये जो है ना कि भाई नोट दिए जा रहे हैं शहरी हलकों के अंदर या देही हलकों में, ये हमारी सियासत की बड़ी रिवायत बद है, बड़ी पुरानी है। और वो उसमें सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ सियासी जमात जो है बिरयानी खिला रही है और वो कीमे भरे नान खिला रही है या पैसे दे रही है। मैं कई मेरे रूरल एरियाज़ में दोस्त हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वाकई हर जमात के लोग बाज़ औक़ात 5,000 10,000 अपने वोटर को दे रहे हैं और ये चीज़ जो है बड़ी पुरानी, इस पर लगाई साहब और हमारे दानी साहब भी बहुत अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड है, लेकिन बिलावल साहब ने जितना जोर लगाए तो मेरे ख्याल में दिलचस्प मुकाबला तो होगा। और क्योंकि अगर तारड़ साहब के मुकाबले में देखा जाए तो बिलावल साहब का एक नेशनल स्टैचर जो है उनके मुकाबले में कहीं बड़ा है, लेकिन ज़ाहिर है कि ग्राउंड सिचुएशन असद साहब ज़्यादा आपको बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। जी असद साहब का तो टेक आ गया। इख्तिशाम साहब बड़े टाइम से वेट कर रहे थे, हम चाह रहे हैं कि उनको भी जरा शामिल है गुफ्तगू और शहजादा जुल्फ़िकार साहब बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो कितने ही दूर हो साहब तो दिला कह रहे थे कि वो बलूचिस्तान में बैठे हमारी आंखों की ठंडक है, कैपिटल में बैठ के गिला कर रहा है। सर आपको पूरा वक्त मिलेगा। एक ही है आमना और बाप, ये जो अब मुकाबला है अता तारड़ का और बिलावल भुट्टो जरदारी का, इसमें जो मेजर फैक्टर है ना, तो देखिए लाहौर में कहा जाता है कि और बरादरियाँ बहुत हैं, लेकिन 2 बरादरियाँ बहुत तकड़ियाँ हैं, कराई और कश्मीरी। और चौधरी सरवर साहब का जो गवर्नर रहे हैं और आपने देखा PTI में थे, फिर नून में थे, आप पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, उनका कहते हैं बहुत इन्फ्लुएंस है। इस हवाले से वो कहा जा रहा है कि बहुत फर्क पड़ेगा और बिलावल जरदारी साहब को जितवाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आप देख लें जो फैक्टर काउंट हो रहा है ना, वो ये है कि सारे लोग एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि बज़ वर्ड क्या है, वो बज़ वर्ड ये है कि जी टर्न आउट कैसा रहता है। क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स हैं PMLN के, उनकी पूरी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है कि टर्न आउट कम से कम रहे। पिछला 45% का था, अब ये कहा जा रहा है कि जी ये 70% पर भी जा सकता है। अब 2 ही बातें हो रही हैं, एक तो ये है कि जी यहाँ पे एक डिसकंट्रोल एलिमेंट जो मायूस लोग हैं PTI के, निकलेंगे नहीं लोग, कैसे होंगे। और ये यास्मीन राशिद वाला हल्का देख लें या बिलावल भुट्टो वाला हल्का देख लें, यहाँ पे भी आप देख लें एक चीज़ तो तय होकर आ गई है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस अंदाज से यहाँ काम किया, उनके पुराने लोगों को इत्मीनान में लेके जिस तरह लॉन्च किया गया, उससे बड़ा फर्क पाया। और ये आमिर साहब सही कह रहे हैं कि काश यहाँ पे कोई PMLN का तकड़ा स्टालवर्ट होता तो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी को टफ टाइम दिया जा सकता। लेकिन इसके कहने के बावजूद एक बात अपनी जगह तय है कि लाहौर शहर जो है जिसकी 16 सीटें हैं, उसमें से कहा जा रहा है कि 10 के करीब, पहले आ रहा था कि जी 8, अब 10 की बात हो रही है, नून निकाल लेगी। मुकाबले वाले कहते हैं जो मुआवजा कर रहे हैं कि शायद ये गलत है। असल बात है कि PTI का वर्कर बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और फिर उनकी जो तंजीम नहीं है आमना, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हिकमत अमली नहीं है, बंदों को लाना, ढो के गाड़ियों में बिठा के लेके आना और ये सारा खिलाना पिलाना पैसा देना उनके यहाँ नहीं है। उनका ख्याल है कि लोग खुद निकल आएंगे जो PTI के हैं और वो कामयाब करा देंगे अपने आप को, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। ये इलेक्शन जो है बहुत बड़ी साइंस है, यहाँ पे पहले दिन बहुत मुश्किल से काम करना पड़ता है, कामयाब वही होता है कि जो घरों से लेके लोगों को बाहर आ जाए। और दूसरी बात यह कि जिस अंदाज से आप सारी मुहिम आप देख लेंगे, अब तो नतीजा यही निकल रहा है कि बावजूद इस बात के कि PTI का वोट बैंक है, सपोर्टर भी अपनी जगह पर है, लेकिन
ये बात माननी पड़ेगी माजरत के साथ कि इंतज़ामिया पे इल्ज़ामात तो लग रहे हैं कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक हल्के में आपने देखा अतातारड़ के हल्के में किस तरह हुआ और फिर नवाज साहब के हल्के में हुआ कि रेंजर्स की गाड़ी पकड़ी गई, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ। लोगों ने कहा कि जी आप प्रोटोकॉल दे के क्यों भेज रहे हैं उनको, नवाज साहब को लेके जा रहे हैं, वो आए बाएँ शाएँ कर रहे थे वो साहब जो एक वीगो गाड़ी में जा रहे थे। तो मेरा ख्याल है ये सारी बातें होने के बजाय 2-3 जो हल्के हैं यहाँ पे कांटेदार मुकाबला होगा। अच्छा, कांटेदार मुकाबला, लेकिन मैं प्रिसाइजली सुनना चाह रही हूँ कि एक रेशो अगर हम ड्रॉ कर लें तो उसमें किस तरह से देख रहे हैं मियाँ साहब का, खास तौर पे अगर हल्के की बात करें सारे फैक्टर्स को देखते हुए मियाँ साहब के जीतने के चांसेस आप कैसे, आपकी एंटिसिपेशन क्या है इस पर? देखिए मुझे लग रहा है कि मियाँ साहब के चांसेस जीतने के खासे हैं। उसकी वजह यह है कि पहले जो सूरत हाल 60-40 करेंगे आप या 70-30? मियाँ साहब के वापस आने के बाद जो है ना वो बिल्कुल आप देख लें उनके जलसे जितने बड़ी तादाद में हुए हैं, वो लग रहा है कि ये शायद जो है डुआ डाई वाला मामला उनके लिए वो किसी सूरत में भी नहीं चाहेंगे कि वो इसमें इस शहर को खो दें। तो मेरा ख्याल है जहाँ उनको और गैबी मदद भी मिल रही है वहाँ उनका अपना वोटर भी खासा मुतहर्रिक है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ उनको हराया जा सकता है। शहजादा साहब की तरफ चलते हैं, लेकिन ये 60-40 के रेशो पे डॉक्टर साहब की तरफ बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी। डॉक्टर साहब 60-40 पे कोई एतराज़ था? देखिए मियाँ साहब के जितने भी जलसे हुए हैं ना, मैं आपको रिसर्च किए मैंने, कोई जलसा इस दफ़ा 10,000 से ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा, जो लोग मियाँ साहब को लेके आए हैं वो परेशान हैं, वो समझ रहे थे कि मियाँ साहब जब यहाँ आए हैं तो जो वोटर्स है, जो पब्लिक सपोर्ट है, जो पॉपुलैरिटी है उसको तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जो कसूर में आखिरी जलसा था बहुत ऐसा नहीं हुआ। आपने कसूर में वो वीडियो भी देखी जो मलिक साहब वहाँ गए थे तो किस तरीके से एक बहुत बड़े मॉब ने रिएक्ट किया है। तो जलसे जो हुए हैं 10, मुझे कहा, मैंने नहीं कहा, खुद PMLN के एक बहुत अहम जिम्मेदार जो बहुत ही अहम है वो कहते हैं कि जी 10,000 से बड़े हम जलसे नहीं कर सके। अब आपने कहा जो जवाब है वो ये है कि मियाँ साहब का वो जो मैंने एक बताया था कि जी इस मुल्क की इंतज़ामिया, इस मुल्क की हुकूमत, इस मुल्क की इदारे और इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर आप ये समझें कि मियाँ साहब जो है वो नहीं जीतेंगे तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर PTI सिंपैथी वोट लेती है और अपने वर्कर को बैलेट तक पहुंचाती है तो ये 50-50 का चांस है। ठीक है, आप शहजादा जुल्फ़िकार की तरफ जाएंगे, मैं सिर्फ एक जुमला बता देता हूँ, सिर्फ एक बात है, वो ये है कि लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरीम नवाज जिस हलके के उम्मीदवार हैं वो शेर पर मुहर नहीं लगाएंगे। इनसे कहिएगा कि ये वहाँ ज़रूर जाएं पोलिंग स्टेशन, मगर उनके हलके में शेर नहीं होगा, वो कहीं और लगा रहे होंगे, वो शहबाज पर मुहर लगा रहे होंगे। अच्छा, और लगाई साहब हमजा शहबाज साहब तो हमें इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में कहीं नुमाया कर दिया आपने जी, नज़र ही नहीं आए लगारी साहब ने। नहीं, इंटरेस्टिंग। जुल्फ़िकार साहब आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि आपने तो बिल्कुल ठीक किया, आप बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन आपकी उकाबी नज़रें जो हैं वो डेफिनेटली मुल्क की सियासत पर भी है, तो किस तरह से देख रहे हैं ये इन हलकों में क्या सिचुएशन होगी? देखिए ना, अभी अब डिस्कस अगर ये है कि इस तमाम उसके बावजूद भी अगर अपसेट हो जाता है और मियाँ साहब हार जाते हैं तो फिर ये भी उन लोगों का कहना होगा, देखें कितना सपोर्ट किया, सपोर्ट के बावजूद भी उसको नहीं जिता सके। जिन्होंने जिताना है वो जिता के रहेंगे, वो बिल्कुल उसके बाद यही होगा। देखिए जो उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, पॉपुलैरिटी की अगर बात करें, वो जेल में रहें, जेल से बाहर रहें, वोट उनको देगा, उनको वोट मिलेंगे। वो जाकर कभी ये नहीं कर सकते हैं कि वो सारे बैलेट भी चुरा लें और उसके बाद वो कर लें, उनको कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कम्युनिकेट किस तरह करना है, आम वोटर को जो है वो जो है उसको कंफ्यूज नहीं करना, वो कंफ्यूज ना हो। बाकी जो उनके जो कारकुन हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए, PTI के लिए, PTI के लोगों के लिए, वो जानते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कौन है और किस तरह हमने वोट तलाश करना है, वोट किस तरह उनको देना है। बात यह है कि असल में जब भी बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी और मुआवजा अगर कर लें नून लीग का, देखें बात पंजाब की है जहां टोटल 173 वोट हैं आउट ऑफ 343 या 42। अब उसमें लड़ कौन रहा है? जिसकी ज़रूरत है वो नून की शायद ज़रूरत है, तो इसलिए बिल्कुल
बहुत अच्छा फैसला किया पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी कभी लूज भी कर गई थी, बहुत पीछे चली गई थी। फैसला किया कि जाके लड़ना है और पंजाब में, और ये रेस लगी हुई है कि उन्होंने प्रूफ, इन दोनों पीपल्स पार्टी ने भी प्रूफ करना है कि ऐसा हमें ना समझें, हम भी पंजाब में आकर जो है, पंजाब में आकर कुछ सीटें ले सकते हैं, और हमें आप जो हैं, हमें आप जो हैं वो फॉर ग्रांटेड ना लें। आप ये सारा, क्योंकि बातें यही हो रही थी कि लड़ कौन रहा है पीटीआई के ख़िलाफ़, पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, वो नून ही लड़ रही है, तो ज़रूरत नून की है। आप सिंध संभाल लें और पंजाब आपको बलूचिस्तान भी दे देंगे अगर आपने जो है वो करना है ज़्यादा, अदरवाइज़ इस वक्त ज़रूरत ये है। तो वो प्रूव उन्होंने करना है, और आगे चल के ये पता चल जाएगा। और इसमें एक तो दो राय नहीं है कि किस तरफ झुकाव है, किस तरफ झुकाव उनका है। जब झुकाव है तो उन्होंने बनाना है, आगे करके किस तरह वो चलाते हैं वो बात की बात है, और इलेक्शन को किस तरह कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, हाथ उनके नहीं आता है तो ठीक है। चलें शायद साहब, ये चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, तो अब ये आने वाले दिनों में हम आपसे इस पर डिस्कशन मजीद भी करते रहेंगे। अब आमिर साहब, इस पर क्लोजिंग रिमार्क्स कि ये चंद घंटे अब बाकी रह गए, इलेक्शन कैंपेन तो क्लोज हो जाएगी, अगले 48 घंटे हमारे मुल्क के अगले 5 साल का फैसला करने जा रहे हैं, तो ये ओवरऑल आप जो एक इस वक्त सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है ताकि एक मौशी इस्तेहकाम हमारे मुल्क में आ सके, क्योंकि इसी नोट पर हमने अपने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था और उस वक्त आप थे नहीं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात ये है कि अगर मतलब इंतखाबात अगर साफ शफाफ होते हैं, लेकिन अगर मुतनाज़ा हो जाते हैं तो जो हम ख्वाब देख रहे हैं कि जी मुल्क की मईशत दुरुस्त होगी, यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम आएगा, वो आपको बड़ा एक ख्वाब का ख्वाब ही रहेगा। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है या सबसे दिलचस्प चैलेंज है, वो सब नून लीग के लिए है। पीपल्स पार्टी इतना ज़्यादा माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं आ रही जितना नून लीग आ रही है, क्योंकि नून लीग के बारे में अरसे से कहा जा रहा है कि जी अगली हुकूमत इनकी होगी, सेरा जो है वो नवाज शरीफ साहब के सर पे बांधा जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर उनको लग ये रहा है कि उनके सामने जो है इसके इम्तहान बहुत सारे हैं। पहली बात ये कि नून लीग की पूरी कंसंट्रेशन जो है वो पंजाब में है, सेंट्रल पंजाब में है। अच्छा, वो बतौर कौमी जमात के अपने आप को लोगों के सामने पेश नहीं कर पा रही। आप सोचें कि सिंध जैसे बड़े सूबे को इन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट किया, और कराची उन्होंने तशरीफ लाने की जहमत, वरना होता है कि भाई आप नेशनल लीडर हैं, आप आते हैं, आप बड़े शहरों का दौरा करते हैं, लेकिन जहमत नहीं की गई। केपी के अंदर बहुत ही टोकन रिप्रेजेंटेशन थी, वो उन्होंने आके कहा जलसा हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर किया और फिर आगे चले। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके सामने अगर फ़र्ज़ करें यास्मीन राशिद साहिबा टफ फाइट दे देती हैं, और अगर क्लोज भी मेरे ख्याल में अगर कॉन्टेस्ट होता है तब भी नवाज शरीफ साहब जीत के भी बहुत ही मुश्किल में होंगे। ओके जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। हम अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे, और आज की ट्रांसमिशन का नाज़रीन वक्त खत्म हुआ जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट हल्के हैं जो हम इंशाल्लाह कल की ट्रांसमिशन कल बिल्कुल 4 बजे आपके सामने फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।